यार तुम तो वही हो ना जिसकी शक्ल में 12 बजे हुए। क्यों? क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट हो नहीं रहा। अब पूरे साल हमने मेहनत तो की साइंस सब्जेक्ट को समझने में, पर यहाँ पे गया नहीं। और लास्ट के अब 1.5-2 महीने बचे हैं, इसमें मुझे ये साइंस का सब्जेक्ट भी करना है, साथ में टेस्ट सीरीज भी करनी है, PYQs भी लगाने हैं, NCERT रीडिंग भी करनी है। अब मेरे जो दोस्त लोग हैं वो तो टॉपर्स बन चुके हैं, उनकी तो सारी सिलेबस मतलब पूरा सिलेबस टेक्स्ट बुक सब कुछ हो गया, टेस्ट सीरीज भी हो गई, वहां पे टॉप भी कर रहे हैं। पर यार मेरा तो ये साइंस का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रहा। वो टेस्ट सीरीज कब करूँ, PYQs कब लगाऊं, एक्टिविटीज कब करूँ, एग्जाम्पलर कब करूँ, PYQs कब करूँ, ये सब कब करूँ यही समझ में नहीं आ रहा। और कब करूँ, क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे स्टार्ट करूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा। यार देखो ये दिक्कत सारे बच्चों की है। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि आप एटलीस्ट सीरियस हो, आप एटलीस्ट सेल्फ अवेयर हो कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आ रही एंड इसलिए अभी मुझे मेहनत करने स्टार्ट करना है। राइट? तो अब हम मेहनत करना स्टार्ट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। पूरे साल हमने मेहनत की पर उसका नतीजा नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम। अब हमें सीरियस होना है एंड हमें ये जो साइंस सब्जेक्ट है ना उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स एज इन क्या, 80 मार्क्स का पेपर है, वो 80 मार्क्स में से एटलीस्ट आपको 70+ तो लाने ही लाने हैं। कोई बात नहीं, 1.5-2 महीना है, कोई बात नहीं, तो भी मुमकिन है 70+ लाना। कैसे? देखो यहाँ पर मैंने बाइफर्केशन लिख दिए है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट करना है तो एटलीस्ट हमें अभी तो पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स कैरी करता है ईच सब्जेक्ट। अब साइंस में हमें पता है कि 3 सब सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि बायोलॉजी हैज द मोस्ट वेटेज, मतलब यहाँ पे 30 मार्क्स का आपको बायोलॉजी पूछा जाने वाला है एंड दैट इज वाई हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है ना, ये एनवायरनमेंट वाला चैप्टर हमें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट से आपको सीधा सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, दैट इज कंपल्सरी। तो बायोलॉजी तो हमें पहले निपटानी है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप छोड़ ही दो, बायोलॉजी भी करना है, फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, पर बायोलॉजी में से एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जो आपको अच्छे से नहीं आता। मतलब ये बेस्ट हो ही जाना चाहिए, नॉट बिकॉज कि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड की हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे सीधा साधा हिसाब है कि 30 मार्क्स हमें गंवाने नहीं है। अब देखो अप्रोच हम कर लेंगे, सीधा साधा प्लान मैं आपको बताऊंगी। मैं ऐसी समझ रही हूँ कि मेरे सामने जो बैठा है वो मेरा छोटा भाई है या छोटी बहन है, जिसको अभी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं 1.5-2 महीने में कैसे प्रिपरेशन करूँ। तो सीधी सी बात है कि हमें ये जो डेज है, मतलब 1.5 महीना जो बचा है, वो 1.5 महीने को हमें प्रॉपरली डिवाइड करना होगा कि एक भी दिन हमारा वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी अगर एक भी दिन हमारा वेस्ट हुआ तो फिर बेटा नहीं होने वाला। ये जो साइंस का एग्जाम है वो अच्छे मार्क्स से पास आप नहीं होने वाले। इसलिए मैंने क्लियरली प्लान बनाया है कि अगर हम स्टार्ट करें 10 दिसंबर से, मैं मतलब उम्मीद करती हूँ कि 10 दिसंबर तक आप ये वीडियो देख रहे हो, पर अगर आप उसके बाद में भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, वो 1-2 दिन आप एडजस्ट कर सकते हो, राइट? तो अगर मैं प्लान बना रही हूँ फ्रॉम 10th दिसंबर एंड अगर 30th जनवरी तक मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, खाली सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, मुझे सारे PYQs भी कंप्लीट करने, मुझे एक्टिविटीज भी कंप्लीट करने, मुझे एग्जाम्पलर भी कंप्लीट करना, सब कुछ कंप्लीट करना, ठीक है? सब कुछ, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस 1.5 महीना ओनली। तो 52 डेज का प्लान है, ठीक है? 52 डेज में से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि साइंस में है टोटल 13 चैप्टर्स। ये 13 चैप्टर्स को अगर मुझे कंप्लीट करना है 52 डेज में, तो मुझे मिलता है एक चैप्टर को 4 दिन, राइट? वो 4 दिन मैं कैसे यूटिलाइज करूंगी वो मेरे पर है, और ये 4 दिन का प्लान हम हर एक चैप्टर में सेम रखेंगे, मतलब एवरी चैप्टर विल फॉलो दीज 4 डेज का शेड्यूल, ठीक है? तो डे 1 में हम क्या करेंगे, लेक्चर वीडियोस देखेंगे। अब लेक्चर वीडियोस कौन से भी आप लेक्चर वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब में, अगर आपने देखना है या ऑनलाइन कोर्स आपने खरीद रखा है तो आप वो लेक्चर वीडियो देखो। मैं सजेस्ट करूंगी कि मतलब एकदम शॉर्ट वीडियो हो, कंसाइज वीडियो हो, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हो, वैसा वीडियो आप देखो।
जिस टीचर का आपको समझ में आता हो वैसा वीडियो देखो। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, आप दूसरे के वीडियोस देख सकते हो, मतलब वो आपकी चॉइस है। तो लेक्चर वीडियो आपने देख लिया, उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने। अब नोट्स मैं बनाने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो आपको वो काम आएंगे व्हेन योर एग्जाम कम्स। क्योंकि होता क्या है ना बच्चों का, कि जब एग्जाम आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम होगा साइंस का अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की अराउंड जब डेट्स आएगी, जब आधा फरवरी हो जाएगा और तभी जब नज़दीक आएगा ना साइंस का पेपर, तब सारे दौड़ेंगे, सबको पैनिक अटैक्स आएंगे कि यार मैं अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, क्योंकि 13 चैप्टर्स है, 13 चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस देखना तब पॉसिबल नहीं है। तो तब हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम फास्ट रिवीजन कर पाए, यस और नो। तो फास्ट रिवीजन आप कब कर पाओगे, जब आपके पास अपने नोट्स हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैं भी मानती हूँ कि इजीली अवेलेबल है, अभी ऐसा ज़माना रहा ही नहीं कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी हो, राइट। तो इतने सारे नोट्स अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ अवेलेबल है, पर आप वो टाइम पे अपने खुद के नोट्स ही क्रेव करोगे। एंड दैट इज वाई, दिस इज द रीजन कि लेक्चर वीडियोस देखते समय, यहाँ पे लेक्चर वीडियो मैंने चालू रखा है, साथ में मेरे पास एक बुक और पेन होना चाहिए जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को रफली नोट डाउन कर रही हूँ। एकदम अच्छे से डेकोरेशन करने को मैं नहीं बोल रही कि हाँ भाई 5-6 पेन्स लेकर आओ, स्केल से पेंसिल से डेकोरेशन करते बैठो, ये सब नहीं। रफ नोट्स जिससे वो कॉन्सेप्ट मेरे ब्रेन में बैठ जाए, वैसा। तो मैंने नोट्स भी बना लिए। अब नोट्स बनाने का ये भी फायदा होगा कि जब आप नोट्स बनाओगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे छपता भी जाएगा, क्योंकि जब हम वो चीज़ लिखते हैं ना तो ज़्यादा वो मेमोरी रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ तो तभी के तभी आपकी मेमोरी में भी बैठ जाएगी, है ना। तो 2 in 1 वाला काम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है NCERT रीडिंग। अब वही दिन आप क्या करोगे, देखो शाम तक आपका ये लेक्चर का भी हो जाएगा, नोट्स भी तभी के तभी बन जाएंगे। फिर शाम को क्या करोगे, शाम को आप NCERT टेक्स्ट बुक खोलोगे, वही चैप्टर की NCERT रीडिंग लगाओगे। अब NCERT रीडिंग भी आपको कैसे करना है, ऐसे नहीं कि खाली हाँ चलो पेजेस घुमा के देख लिए, हाँ ये मस्त डायग्राम लग रहा है देख के खुश होना है, ऐसा नहीं करना। कैसे रीडिंग करनी है, हमें हर एक पैराग्राफ की हर एक लाइन हमें रीड करनी है। फिर वो अगर इंट्रोडक्शन भी हो ना तो वो भी हमें रीड करना है। NCERT की ऐसी कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए जो मैंने रीड ना करी हो, या ऐसा कोई टेबल या ऐसा कोई डायग्राम या ऐसा कोई चार्ट भी नहीं होना चाहिए, या डू यू नो ऐसे जो चार्ट्स है ना, टेबल है, ऐसे बॉक्सेस है, कोई भी चार्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए जो मैंने कभी देखा ना हो। तो पूरी साइंस की टेक्स्ट बुक इस तरीके से हमें NCERT रीडिंग करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू आर एबल टू डू इट। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूं तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि यार कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो NCERT के बाहर का है। अब मुझे एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो ये प्लान लिख कर दे रही हूँ ना आपको, आप ये ब्लाइंडली फॉलो करिए, पूरा 100% ट्रस्ट करिए। मैं आपको यहाँ पे ऑन कैमरा गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपको ये प्लान करने के बाद, अच्छे से प्लान करना, फिर अच्छे से प्लान किया फॉलो, तो आपको 70+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप एकदम शिद्दत से प्लान किया ना फॉलो, तो पूरा मार्क्स भी आ सकता है। आप अपने सीनियर से पूछ लो, ये प्लान में मैंने एक भी चीज़ ऐसी मिस आउट नहीं की कि वो करना ज़रूरी है पर मैंने यहाँ पे मिस आउट कर ली, नहीं। जो बच्चा पूरे साल पढ़ता है ये भी यही चीज़ पढ़ता है, जो अभी 1.5 महीना बचा है वो भी यही चीज़ पढ़ेगा, और उसी से आपको फुल मार्क्स आएंगे। तो ये डे 1 का प्लान था, NCERT रीडिंग हमने कर ली, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट दिन सुबह उठोगे, क्या करोगे, NCERT के क्वेश्चंस लगाओगे। NCERT के क्वेश्चंस 2 तरीके के होते हैं, एक तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, राइट। इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जो हर एक पैराग्राफ, हर एक टॉपिक के नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दोज आर इंटेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या होता है, आफ्टर एंड ऑफ द चैप्टर यू गेट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो वो दोनों तरीके के क्वेश्चंस हमें करने हैं। वो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें करे ना हो, क्योंकि अगर आप 2023 का भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो वहां पे भी एज इट इज आए हुए हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो एक ऐसा एग्जाम्पल था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथिंग रेट इज हायर।
तो टेरेस्ट्रियल में ज्यादा है कि एक्वेटिक में ज्यादा है, तो वो वाला क्वेश्चन आपके इंटेक्स्ट में एज इट इज पूछा गया है कि नहीं? आपको पता होगा, अगर आपने किया है, आपने पढ़ा है, तो आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में एज इट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, और वही बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था एज इट इज। तो बच्चों, अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं कौन सी रेफरेंस बुक को रेफर करूं, मेरा दोस्त तो ये रेफरेंस बुक कर रहा है, वो रेफरेंस बुक कर रहा है, थप्पे पड़े रेफरेंस बुक्स के उनके घर पे, और मेरे पास नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ कि यार मेरे पास ऑलरेडी टाइम लिमिटेड है, उसमें भी मैं इतने सारे रेफरेंस बुक को रेफर करूँ। नहीं, आपको नहीं करना, आपको सिर्फ ये एनसीईआरटी को स्टिक करके रहना है, क्योंकि लॉयल तो अपनी एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद में एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर करेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में से भी एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। क्यों एज इट इज आते हैं? क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट है ना। अब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अगर खुद ही इतने सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रही है, आपको क्वेश्चंस दे रही है, आपको एग्जाम्पलर दे रही है, आपको एक्टिविटीज दे रही है, तो यार पहले वो तो कर लो, है ना, वो तो कर लो, उसमें से ही एज इट इज आपको क्वेश्चंस आने वाले। ये हो गया डे 2 का प्लान। अब डे 3 में क्या करेंगे हम? डे 3 में हम एक्टिविटीज करेंगे। एक्टिविटीज भी वही करेंगे जो वो चैप्टर का है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ही हम एक्टिविटीज करेंगे, सारे एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, तो सारे एक्टिविटीज हो गए। एक्टिविटीज करने से भी हमें जो केस बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाले ना सीबीएसई, ये बार आपको 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम में। आपको पता ही होगा, वो नोटिस आई थी। तो यहाँ पर आपको वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे, कौन सी रेफरेंस बुक के पूछेंगे, तो यहाँ से ही पूछने वाले, एक्टिविटीज से ही पूछने वाले। तो एक्टिविटीज में आप देखोगे कोई कोई एक्टिविटी में डायग्राम भी दिए गए हैं, राइट? तो वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको डायग्राम ऑफ द एक्टिविटी से ही पूछेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट ही पेज आप देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर जो है, उसमें वो लड़की जो एक टेस्ट ट्यूब लेके उसको बर्न कर रही है, राइट, वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रही है, वैसा क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि नहीं? अब उसको हम केस बेस्ड क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो वो कहाँ से आया है? वो एक्टिविटी से ही आया है। वो आपका एक्टिविटी का ही क्वेश्चन है, जिसको उन्होंने थोड़ा फ्रेम करके एक क्वेश्चन बना लिया। तो वैसे क्वेश्चंस आप एक्टिविटी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्टिविटी आपको करना है। मैंने भी पिछले आपके जो सीनियर्स हैं, मैंने उनको भी सेम प्लान बनाया था, बताया था, एंड दे फॉलोड एंड दे स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। तो एक्टिविटीज बच्चों स्किप नहीं करना है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। कितने साल पुराने करने हैं? 10 से 12 साल अगर आप पुराने क्वेश्चंस करो तो इट इज मोर देन इनफ। कितने क्वेश्चंस करने ये भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया, नहीं तो फिर आपको वो भी कंफ्यूजन होगा। तो एकदम बना बनाया माल आपको मिल रहा है यहाँ पे। 30 to 50 क्वेश्चंस करने हैं आपको। अच्छा, 30 to 50 क्वेश्चंस भी आपको सारे एमसीक्यूज नहीं करने कि हाँ चलो 30 to 50 क्वेश्चंस करने ना, मैं एमसीक्यूज कर लूंगी, ऐसा नहीं। जैसा बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है, साइंस में खाली एमसीक्यू का पेपर आने वाला है क्या? नहीं, आपको एमसीक्यूज पूछेंगे, आपको असर्शन रीजन पूछेंगे, आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स पूछेंगे, आपको शॉर्ट आंसर्स पूछेंगे, लॉन्ग आंसर्स पूछेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। ये सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ये पीवाईक्यूज में आपके प्रैक्टिस हो जाने चाहिए। So when you practice PYQs, you have to practice all these type of questions. तब जाके ये वाला जो PYQ सेक्शन है वो कवर होगा। तो वैसे क्वेश्चंस 30 to 50 क्वेश्चंस आप कर लो, इट इज मोर देन इनफ। ये हो गया आपका डे 3 का प्लान। अब डे 4 में आते हैं। डे 4 में क्या करोगे? डे 4 में आप सैम्पल पेपर विच इज रिलीज्ड बाय सीबीएसई, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पेपर विच इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय सीबीएसई। वो दोनों हम प्रैक्टिस करेंगे, पूरा पेपर नहीं करेंगे, खाली वही चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे इन दैट सैम्पल पेपर। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइफ प्रोसेस कर रही हूं तो लाइफ प्रोसेस के ही क्वेश्चंस मैं करूंगी विच इज प्रेजेंट इन द सैम्पल पेपर। सेम गोज विथ प्रैक्टिस पेपर, उसी क्वेश्चन को करूंगी जो लाइफ प्रोसेस का है, दूसरे क्वेश्चंस को मैं नहीं करूंगी। ये हो गया डे 4 का प्लान। प्लस बफर टाइम, यानी अगर आपका ये 3 दिन में से कुछ छूट जाता है, कुछ मेरा रह जाता है, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है, अगर नहीं है, सारा एकदम अप टू डेट चल रहा है कि मैंने डे 1 का काम डे 1 में हो गया, डे 2 का काम डे 2 में हो गया, 3 का 3 में हो गया, तो 4 में आप रिलैक्स करोगे, आराम करोगे।
क्योंकि आपने अच्छे से काम कर लिया। सो गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड, ठीक है। तो मैंने ये जो प्लान बनाया है वो भी एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम पूरा दिन रात में सो नहीं रहे, पूरा दिन खाली पढ़ाई में ही जा रहा है, ऐसा प्लान मैंने नहीं बनाया। एकदम चिल है, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, एकदम चिल वाला भी प्लान नहीं है, पर हाँ कर सकते, मैनेज कर सकते, वैसा प्लान बना है। अगर आपने ये 4 दिन पूरा डिवोट कर दिया वो चैप्टर को, आई थिंक देर इज नो नीड कि आपको फिर से वो साइंस की टेक्स्ट बुक या साइंस का कुछ भी मटेरियल खोलने की नीड रहेगी बिफोर योर बोर्ड पेपर। मतलब आपका 30 जनवरी को ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 13 चैप्टर्स विल बी डन एंड डस्टेड। वो भी ऐसे ही नहीं, पूरा अच्छे से डिटेल में हो जाएगा। उसके बाद में 30 तारीख के बाद में आप साइंस की बुक खोलो भी मत, ठीक है। फरवरी शुरू हो जाएगा, गिव दैट टाइम टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि सिर्फ साइंस से हमारा परसेंटेज ज़्यादा नहीं आने वाला, सारे सब्जेक्ट्स हमें करने, इक्वल इंपॉर्टेंस देने सारे सब्जेक्ट को। तो उसके बाद में ना डायरेक्टली आपका जब मार्च में पेपर होगा फर्स्ट वीक में, तब आप साइंस की बुक खोलोगे, उसके पहले खोलना ही नहीं। मतलब मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस है मेरे प्लान पे कि आपको उसके बाद में कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मेरा साइंस का तो ये रह गया, साइंस का वो रह गया, ये रेफरेंस बुक करना रह गया, ये क्वेश्चंस करना रह गया, कुछ भी नहीं रहेगा। ये प्लान कर लो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा प्लान एंड 30 जनवरी को आपका पूरा साइंस सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट विल बी 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को ना एकदम कुछ करना ही मत, एकदम चिल, क्योंकि आपने पूरा ये वाला जो प्लान है वो फॉलो किया। तो गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड। तो 31 जनवरी को योर ऑफ डे विल बी देयर एंड कुछ काम मत करना। फिर 1 फेब से आप जो भी दूसरे सब्जेक्ट करना चाहते हो वो करते रहना है। साथ ही साथ ये जो प्लान चलेगा तभी भी आप दूसरे सब्जेक्ट्स कर सकते हो, मतलब करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्लान है इससे आपका पूरा हो जाएगा एंड यार टेंशन में मत रहना, टेंशन से हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है ना। खाली हम टेंशन लेते रहेंगे कि यार मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो पीछे रह रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। देन यू स्टार्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड। ये डीमोटिवेटेड फील होने का टाइम नहीं है। गेट अप एंड वर्क ऑन योरसेल्फ, मतलब यही करना है। इट इज डू और डाई वाला सिचुएशन, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब अभी रोते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अभी भी हमारे पास टाइम है, ऐसा तो नहीं है ना कि 1 वीक के बाद बोर्ड एग्जाम है, ऐसा तो जरा भी नहीं है। और आप सभी ने मेहनत की, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि हाँ भाई कुछ पूरे साल कुछ जरा भी कुछ नहीं किया, ऐसा तो नहीं है ना। मेहनत तो की है ना, अंदर है ना, कुछ तो पड़ी है ना, सीरियसनेस है ना कि मुझे करना है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है या इतने परसेंटेज मुझे लाने हैं, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो ये सब है ना चीज़, तो हो जाएगा, बस करने की देर है। ये सब अभी कर लेना है हमें, तो टेंशन मुक्त हो जाओगे, ठीक है। अभी अगर आपको कोई भी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट, या तो हम कमेंट में रिप्लाई भी कर देंगे, पर टेंशन में मत लेना, ठीक है। दिस इज योर कृषि मैम साइनिंग ऑफ, बाय।